अभी हम निकल चुके हैं मुजफ्फरपुर के लिए। और ये जो जगह है ये समस्तीपुर का मोहनपुर रोड है। और हमारे साथ मौजूद है हमारे बड़े भाई जो कि ड्राइविंग कर रहे हैं। नहीं, आप शायद भूल रहे हैं कि मुजफ्फरपुर से और आगे हम लोग शिवहर तक हाँ, जाएंगे। मुजफ्फरपुर से और आगे शिवहर मुजफ्फरपुर तक होते हुए जाएंगे, हाँ। शिवहर तक जाना है, तो लंबी जर्नी आज की, आने में लौटने में काफी टाइम लग जाएगा। हो सकता है कि शाम का 6-7 लगभग बज जाए। 3 साढ़े 3 घंटे का जर्नी हो जाता है वहां तक, शिवहर तक। तो आपको मेन शिवहर में तो जाना नहीं है आप? नहीं, शिवहर से पहले ही, लेकिन ये काफी इंटीरियर प्लेस है, अच्छा। तो काफी समय ले लेता है। अच्छा। रोड उतनी स्मूथ है नहीं। अच्छा, तो किधर होके जाते हैं आप शिवहर? हम लोग जाएंगे, ये जो है चांदनी चौक से मुड़ेंगे कांटी की तरफ, और अच्छा। कांटी से फिर शिवहर हाँ। मीनापुर रोड आता है, तो अच्छा। उससे होकर के हम लोग शिवहर की तरफ बढ़ेंगे। और शिवहर से 15 किलोमीटर पहले हम लोग को मुड़ जाना है। हिरम्मा गांव कहलाता है। हिरम्मा गांव। हाँ। तो ये जो जर्नी होगी वो कितने किलोमीटर की होगी? ये लगभग 150 किलोमीटर की जर्नी हम लोग करने जा रहे हैं। 150। और देखिए कि कल रात बहुत अच्छी बारिश हुई है, लगातार बारिश होती रही है, तो मौसम देख रहे हैं ना, काफी अच्छा लग रहा है। मौसम तो शानदार है, काफी प्लेजेंट है। हाँ, मौसम शानदार। हाँ, लेकिन हो क्या रहा है कि इस बार बादल तो लग रहा है लेकिन बारिश इतनी हो नहीं पा रही है। बारिश, ये देख रहे हैं कि बिहार का जो क्लाइमेट है धीरे धीरे चेंज हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। और बहुत सारे जगहों से देखा है कि त्राहिमाम संदेश मुखिया लोगों ने भेजा है कि वहाँ। ये 1 मिनट रुकेंगे आपको, ये आप देख सकते हैं कैलाश हॉस्पिटल, इसका मैंने ब्लॉग बनाया था कुछ दिन पहले। जी, आप कंटिन्यू करें। कमला इमरजेंसी का आपने बनाया था? सॉरी, कमला इमरजेंसी। ये टेक्नो मिशन स्कूल है। टेक्नो मिशन स्कूल आप देख लें, टेक्नो मिशन स्कूल होते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो सड़क है जिसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये मोहनपुर कहलाता है, और वन ऑफ द पॉश इलाका में डेवलप हो रहा है ये धीरे धीरे। एक जमाने में जब हम बचपन में आया करते थे तो खाली इस तरफ पेड़ ही हाँ, पेड़ था, और दोनों तरफ समस्तीपुर से बहुत दूर लगता था। दोनों तरफ का देखते ही थे कि यहाँ पे सिर्फ धूल और गर्दा हुआ करता था, और दोनों तरफ में सिर्फ खेत और ये हुआ करते थे, खेत खलिहान हुआ करते थे, और टोबैको की खेती होती थी। जी जी जी। इस बार बात कर रहे हैं पानी का। दरभंगा साइड के इलाके में इस बार कुछ दिन पहले तक चापाकल से पानी नहीं आ पा रहा। ये सिर्फ दरभंगा का ही प्रॉब्लम नहीं है जी। ये पूरे बिहार से, क्योंकि हम घूमते रहते हैं, तो हमने देखा है कि हर जगह ये शिकायत आ रही है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल काफी डाउन चला गया है। तो बारिश तो होती है, हालांकि पिछले साल भी हमने बातचीत की वहाँ के लोकल लोगों से, तो पता ये चला कि ये जो समरसेबल का जो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो जिसकी वजह से पानी का बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है। हमें लगता है कि नल जल योजना आने के बाद, नल जल के बाद भी लोग पानी को की बचत को, सेविंग को लेकर के उतना अवेयर नहीं है, बर्बाद करते रहते हैं पानी। तो ये सब वजह है जो जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल काफी डाउन चला गया है। अच्छा, तो बारिश का अगर देखा जाए तो बादल लगता है, ऐसा लगता है बहुत तेज बारिश होगी। अब पता नहीं बारिश होती कहाँ पे, ये समझ में नहीं आता है। बारिश का जो पाथ होता है बादल का, वो वर्ड हम भूल रहे हैं, वो जो पाथ होता है, लाइन होती है जिसपे वो चलता है। जिस लाइन से वो गुजरता है, वो थोड़ा सा कर्व हो गया है। ये समस्तीपुर को चेंज करते हुए ये निकल रहा है, जिसकी वजह से बादल तो दिखता लेकिन बारिश इधर नहीं होती है। तो फिर तो टर्फ लाइन बोलते हैं। ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया समस्तीपुर से, जिसकी वजह से इधर बारिश नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में जो ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम है वो तो फिर बरकरार रहेगी, क्योंकि बारिश अगर नहीं होगी तो फिर ग्राउंड वाटर, सिर्फ ग्राउंड वाटर ही नहीं, कृषि एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है। हमने देखा है कि लोग धान की फसल लगाए हुए हैं, और जो जमीन है बिल्कुल बंजर और बिल्कुल वो दरारें पड़ी हुई है जमीन में, जिसकी वजह से किसानों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो जो सक्षम किसान है वो तो अपना प्राइवेट पंपिंग से पानी लगा दे रहे हैं, अदरवाइज जो गरीब किसान है उनकी फसल खराब हो रही है। तो ऐसे में कृषि भी अफेक्टेड हो रही है, और कृषि भी अफेक्टेड हो रही है। अगर पानी प्रॉपर वे में अगर बारिश नहीं होगी तो फिर जो भी पैसे वाले किसान है वो कहाँ से फिर पानी लाएंगे? पानी तो जमीन। अब इंसान तो कुदरत का मुकाबला कर नहीं सकता है, उसकी तो रिसोर्सेज सब बहुत ही लिमिटेड होती है, तो वैसी फैसिलिटी तो नहीं दी जा सकती है। लेकिन हाँ, जो सक्षम किसान है वो कोशिश कर रहे हैं उसी में जी, क्योंकि प्रश्न तो सर्वाइवल का है, क्योंकि बिहार में अधिकतर लोग कृषि पर डिपेंडेंट है। अच्छा, एक चीज और देखा है कि अब लोगों के यहाँ चापाकल बिल्कुल नहीं है। पहले जमाने में था, लेकिन अब देख रहे हैं कि सीधे लोग मोटर लगा ले रहे हैं, चापाकल बिल्कुल होता ही नहीं है। और पीने की पानी के लिए या तो आरओ का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो सप्लाई वाटर होता है, जो लोकल पानी निकाल कर वो बेचते हैं उसमें, क्या कहते हैं उसको, डब्बा में। जी जी।
तो वो ज्यादातर देखा जा रहा है कि सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि उसकी एक रिपोर्ट भी आई थी कि वो जो पानी होता है वो सही नहीं होता पीने के लिए, क्योंकि जो भी बॉडी के लिए जरूरी एलिमेंट है उस पानी से निकाल दिया जाता है मशीन के जरिए। तो ऐसे में इंसान धीरे धीरे बीमार तो नहीं हो रहा है? देखिए, ये पानी नुकसान तो बिल्कुल कर ही रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जी कुदरत ने जो पानी बनाया और पानी के लिए जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसको डाला, जी तो कुदरत के साथ हम छेड़छाड़ करके क्या कर रहे हैं कि उसके जी जितने भी मिनरल्स हैं, पानी में मिनरल्स घुले होते हैं, अब मिनरल्स जो पानी में मौजूद होते हैं जी वो अवेलेबल, ये इसको वो छान के अलग कर देता है। तो हमें जो मिनरल्स मिलने चाहिए जी वो मिनरल्स हम नहीं, जैसे लोहा है, आयरन वगैरह भी पानी में अच्छा मात्रा में मिल जाती है, और भी बहुत सारे खनिज लवण होते हैं जो पानी में मौजूद होते हैं। तो शरीर कहीं ना कहीं इन चीजों से डिप्राइव्ड हो रहा है, वंचित हो रहा है, जी। तो ये नुकसानदेह ही होता है। तो फिर मसला सबसे बड़ा ये आ जा रहा है कि इंसान फिर करे तो करे क्या? अगर वो डायरेक्ट जमीन का जो पानी निकलता है उसको अगर पिए तो फिर वो इतना प्रदूषित है कि वो पीने लायक है नहीं। और अगर मशीन से फिर आरओ का इस्तेमाल करता है तो फिर उसपे जो जरूरी एलिमेंट है वो नहीं मिल रहे हैं बॉडी को, तो फिर इंसान करे क्या ऐसे में? इंसान ने अपनी कंफर्टेबिलिटी और कंफर्टेबल जोन को इतना ज्यादा अपने लाइफ स्टाइल में यूज करना शुरू कर दिया है कि लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते। जी जी। उनके घर में अगर एक हैंडपंप, मिनट आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पे वाटर लॉगिंग आप देख सकते हैं। कल की जो बारिश हुई है उसका पानी का असर इधर दिख रहा लगता है। है कि बारिश काफी अच्छी हुई है, शानदार हुई है ये बारिश मेन से। रोड है और हाँ। और यही कारण होता है कि सड़क टूट जाती है। सड़क टूटी हुई है, सड़क टूटी हुई हाँ, है। और पानी वहीं पे लगता भी है जहाँ पे सड़क जी, टूटी हुई हो, जी, और जी। अदरवाइज पानी निकल जाता है। जी जी। हम लोग टॉपिक पे आ जाए तो बारिश का पानी का आखिर आदमी कैसे इस्तेमाल करे? क्योंकि वही है कि लोग ये हैंडपंप वगैरह का यूज करें। अगर हैंडपंप का पानी सही नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा गहराई दें। और गहराई देने के बाद भी हमने देखा है कि उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा हो रही है। कुछ जगहों पे ऐसी शिकायत आ रही है कि जहाँ पे वो जो अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं वो उसमें मिश्रण उसमें होता है, जो कि बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं इंसान की ही देन है। इंसान पानी को इतना ज्यादा यूज करने लग गया है कि पानी की क्वालिटी, अभी जैसे देखिए, अगर जी एक बाल्टी पानी में आप एक चम्मच अगर आप नमक घोल दीजिए, जी तो एक बाल्टी पानी में नमक का जब आप उसको पिएंगे तो आपको नमक का कोई भी असर नहीं होगा। जी लेकिन अगर एक कप पानी में अगर आप एक चम्मच नमक घोल दें तो आपको नमकीन महसूस होगा। जी तो कहना ये है कि पानी इतनी लिमिटेड होने लगा है कि जो आर्सेनिक जैसे जहरीले तत्व हैं जी वो पानी, चूंकि पानी की डेंसिटी और वॉल्यूम हो गया है कम, तो नतीजा क्या हो रहा है कि ये कम पानी में ज्यादा जहर को हम अपने अंदर इनटेक कर रहे हैं। जी तो इसके लिए सही सोल्यूशन को सोचने की जरूरत है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे पानी दूषित है, कंटामिनेटेड है, जी जी और कंटामिनेशन का एक और भी वजह है, लोग करने क्या लगे हैं कि पानी को जमीन में बहाने की बजाय लोग अब वो जो वेल टाइप का बनता है, क्या वर्ड होता है उसका, वो रिंग वाला जो बनाते हैं, सोख्ता वगैरह बनाते हैं, तो ये पानी को 20 फीट 30 फीट अंदर तक ले जाते हैं, जी जो नेचुरल पानी में मिल करके उसको कंटामिनेटेड करता है और अच्छा। पानी उस एरिया का पीने के लायक नहीं रह जाता है। अच्छा। अगर आप देखिए कि अगर घनी आबादी है और सब लोग ये सोख्ता वाला अगर सिस्टम करने लगेंगे तो जो प्योर वाटर है वो तो कंटामिनेटेड हो जाता है। तो अक्सर आप ऐसे एरिया में देखेंगे कि या तो जॉन्डिस की शिकायत होती है या फिर कोई ना कोई डिजीज इस तरीके की उनके अंदर में इन्फेक्शन टाइप का होने शिकायत आने लगती है, जिसमें बाल का झड़ना भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, अभी के वक्त में देखा है हम लोग मुसरीघरारी पहुंचने के को है, तो मुसरीघरारी बस आ ही गया, ये चौराहा है, बस ये सामने रहा मुसरीघरारी। हाँ, हम लोग यहाँ से राइट लेना है, NH 28 को हम लोग पकड़ेंगे। जी, तो राइट लेकर फिर आपसे बात कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग मुजफ्फरपुर वाले रास्ते को पकड़ लिए हैं, ये NH 28 है, ये सीधा मुजफ्फरपुर होते हुए
आपको बैरिया और इधर आप दरभंगा भी जा सकते हैं इधर से, और फिर मोतिहारी इस रूट से लखनऊ आप जा तक जाती सकते हैं। है ये लखनऊ तक सड़क। ये रोड जाती है। और पीछे की तरफ अगर जाएंगे बैक तो आपका ये बरौनी ये सब आ जाएगा। हाँ, तो एक चीज और हमने देखा है कि अभी के वक्त में पानी का व्यवसायीकरण सबसे ज्यादा हो रहा है। और कल मैंने आपका वीडियो भी देखा था जिसपे आप बॉटल बंद पानी जी जो हाँ, होता जी है हाँ, जी हाँ। उसका कितना नुकसान होता है उसके बारे में आपने डिटेल में बताया। जरा उसके बारे में फिर से आप जरा बताइए। देखिए, हो क्या रहा है कि कोल्ड ड्रिंक हो गया या फिर जूस वगैरह है, इवन की जो दूध की थैली है, जी हम ये सोच करके दूध की थैली घर लेके आते हैं कि ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, जी लेकिन आप देखते होंगे कि वो पन्नी की थैली में वो लोग देते हैं। जी ये जो पन्नी है यानी प्लास्टिक, जी। ये बहुत ही डेंजरस होता है। अच्छा। होता क्या है कि आंखों से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ। उसके अंदर की जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, जी। नैनो प्लास्टिक होती है, जी वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो उस लिक्विड में घुल जाता है। जी और हमारा शरीर जो है वो जी। एडेप्टेबल नहीं है कि जी। वो नैनो प्लास्टिक को, नैनो पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर ले। जी जी। तो वहां पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है लीवर पे, जी। किडनी पे। तो अक्सर आप देखते होंगे कि एसिडिटी की समस्या लोगों के अंदर होती है। हाँ। बहुत ज्यादा एसिडिटी है, गैस है, जलन सा छाती पे हाँ। होता है, और लोग समझ नहीं पाते कि हेल्दी डाइट के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, दिक्कत ये है कि अभी के वक्त में इन सबसे बचना तो इम्पॉसिबल लगता है। देखिए, क्योंकि दूध लेना ही इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम अवेयर हो और ऐसी चीजों का हम बाइकाट करना शुरू करें, अभी उसकी जगह पे हम जो है अगर पेपर का यूज करें, ग्लास का यूज करें, या कोई और अल्टरनेटिव हम खोजें, कुदरत की तरफ चलें। देखिए, सबसे अच्छी चीज तो ये थी कि पुराने जमाने में जो मिट्टी का बना हुआ कुल्हड़ हुआ करता था, जी उस टाइप की चीज को हम दोबारा से लाएं तो वो सेहत के लिए फायदेमंद भी होता था। क्योंकि आराम से। हाँ, मिट्टी के साथ मिक्सअप होकर करके वो थोड़ा भी नुकसान नहीं देता, क्योंकि मिट्टी भी कुदरत की चीज है, कुदरतन है। तो वो क्या होता था कि वो बॉडी को फायदा ही देता, नुकसान कुछ नहीं देता था। लेकिन दिक्कत है कि अभी के वक्त में इतना ज्यादा लोग फास्ट है, ऐसे में लोगों को सोचना बहुत पड़ेगा। ज्यादा फास्ट है, तो सबको चाहिए तुरंत, सारी चीजें तुरंत चाहिए और काफी कन्विंसिंग चाहिए। तो ऐसे में कैसे पॉसिबल है? अभी जैसे देखिए, अगर आप ये पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं या कुछ इस तरीके का पीते हैं जिसमें आप देखते होंगे लस्सी वगैरह, ये आपको ऊपर से दिखता होगा कि ये कागज की पैकेजिंग है, तो ये तो सेफ है। जी। लेकिन आपको बता दें कि बिल्कुल सेफ नहीं है। हाँ। ऊपर से ये कागज की परत होती है, लेकिन हाँ। इसके अंदर में जो है आप देखेंगे कि प्लास्टिक की पतली फिल्म होती है। अच्छा। है ना, उसकी कई लेयर की कोटिंग होती है। अच्छा। जो कि उस लिक्विड के साथ मिल करके उसको टॉक्सिक बनाती है। अच्छा। और बॉडी में कैंसर पैदा करती है। आप देखते होंगे कि आजकल कैंसर के केसेस जो है सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी मौजूद है। हाँ, तो ये साइंस का, ये टेक्नोलॉजी का यूज करके हम पता नहीं। एक मिनट आपको रोकेंगे। ये आप देख रहे हैं पीला पट्टी, ये रंबल स्ट्राइप कहलाता है। ये मैंने वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, मैंने इसका वीडियो बनाया था। ये सिर्फ काम आता है ड्राइवर को अवेयर करने के लिए, क्योंकि लगातार गाड़ी चलाने से होता क्या है, ये आप सामने देखेंगे, देख रहे हैं पीली पट्टी, इस पे गाड़ी मेरी वाइब्रेट कर रही है। तो इसमें बस इसका यही एक मेन उद्देश्य है कि ड्राइवर को अवेयर किया जा सके। जी, आप कंटिन्यू करें। ये बहुत दिन तक हमको खुद नहीं पता था कि ये जो पट्टी है इसका यूज क्या है। हमको लगता था कि शायद ट्रैफिक को इस पार से उस पार ले जाने के लिए सांकेतिक कुछ लगाया हुआ है। तो लोगों को नहीं मालूम। हाँ, तो आपकी वीडियो से हमको ये जानकारी मिली कि ये ड्राइवर को अगर वो जैसे थोड़ा सा नींद में है या थोड़ा सा ये है, तो उनको अवेयर करना दोबारा से, हाँ, वो झटका से वो उनको अलर्ट करता है। वो झिझोड़ देता है ना, तो उससे क्या होता है कि ड्राइवर जो ख्यालों में खोए रहते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड में आ जाता है। हमने देखा है कि अगर सेफ्टी जो भी रूल रेगुलेशन है हाईवे पर का या कोई भी रोड का, अगर उसको कोई भी ड्राइवर अच्छे से फॉलो करे तो एक्सीडेंट का चांस बहुत कम हो जाता है। बहुत कम चांसेस है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से कोशिश करती है कि हर तरफ, हर जगह पे सारी चीजें जो है वो अच्छे तरीके से वो मतलब लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। और हमने ये भी देखा है कि कहाँ पे ओवरटेक करना है, कहाँ पे ओवरटेक नहीं करना है, इसकी भी जानकारी रोड पर दी होती है।
लेकिन ड्राइवर लोगों को पता नहीं होता है। देखिए ये जो पट्टी आप देख रहे हैं बीच सड़क पे जो गैप गैप करके दी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हैं। जी जी। यही पट्टी अगर सीधी लाइन में चली जाए, हाँ, मतलब इसमें गैप ना हो, हाँ, तो उसका मतलब होता है कि आप यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। जी तो इसके लिए ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। जी जी। ड्राइवर्स अगर पढ़े लिखे हो और लाइसेंस देने से पहले हाँ, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ले लें, हाँ, तो बहुत हद जी, तक जी, वो भी अवेयर रहेंगे। जी जी जी। और रोड एक्सीडेंट, देखिए कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता है हाँ, कि एक्सीडेंट हो जाए। जी जी। वो तो खुद दुआ करता हुआ निकलता है कि हम सही सलामत जो है पहुंच जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग अपने ख्यालों में खोए हुए इस तरीके से खोए रहते हैं, या मोबाइल पे लगे हुए हैं, बातचीत मोबाइल पे कर रहे हैं, मोबाइल पे बात करना तो सबसे ज्यादा डेंजरस कान है। में वो ठुसे हुए हैं, जी, जी, जी। लीड ठुसे हुए हैं, गाना सुन रहे हैं, और करते क्या है कि भूल जाते हैं कि वो नेशनल हाईवे को क्रॉस कर रहे हैं। जी, जी। अब इस पार से उस पार बिना लेफ्ट राइट देखे वो निकल लेते हैं। जो आपके साथ हाँ, करीबन 15 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ मेरे भी। साथ हुआ भी। जी ये करते क्या है कि बिना लेफ्ट राइट देखे रोड को क्रॉस करने लग जाते हैं। अब गाड़ी नेशनल हाईवे पे कितने भी कम चलेगी तो 60 से 70 की स्पीड से होती है। अब अचानक कोई सामने आ गया और इंसान ब्रेक के ऊपर में खड़ा भी हो जाए, हाँ हाँ, तो आप देखिएगा कि गाड़ी का पहिया घिसटाता हुआ उससे जाकर के पंप हो ही जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा। हाँ, चलिए, तो अब हम लोग ताजपुर के आसपास पहुंचने को हैं, तो आगे का वीडियो फिर कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग मुजफ्फरपुर को छोड़ते हुए मोतिहारी वाले रूट में आ चुके हैं। ये NH का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 4 लेन है। ये सीधा आपको लखनऊ होते हुए दिल्ली तक ये सड़क जाती है। इस रूट के बारे में बताएं, आपने तो बहुत बार ट्रैवल किया इस रूट पे। ये रूट काफी अच्छा है, देखा जाए तो जो स्टैंडर्ड इसका मेंटेन है, ये काफी अच्छी सड़क में से है जी। ये नेशनल हाईवे में वन ऑफ द बेस्ट है, और गाड़ी चलाने में मजा आता है इसमें। और बिहार का पहला 4 वे लेन ये था। हाँ, तो जिसकी वजह से गाड़ी को चलाने में काफी मजा आता है। एक्चुअली पेट्रोल हम लोगों का खत्म हो रहा है, तो फ्यूलिंग के लिए हम लोग पेट्रोल पंप पे चल रहे हैं। अब हम लोग आ गए हैं, यहाँ से फ्यूल लेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। कांटी से हम लोग को मुड़ना है ना? कांटी के बाद मुड़ना है। चलिए, फ्यूल स्टेशन आ गए हैं, फ्यूल लेते हैं, फिर बात करते हैं। और फाइनली हम लोगों ने फ्यूल ले लिया और अब ये NH पे आ चुके हैं। सीधा हम लोग चलेंगे कांटी की तरफ, जिसमें कांटी थर्मल पावर, जो कि बहुत ही मशहूर थर्मल पावर है, बहुत ही पुराना है। यहाँ से बिजली बिहार के अलग अलग हिस्से में सप्लाई होती है। बहुत ही पुराना ये थर्मल पावर है। बीच में इसकी हालत बहुत ही जर्जर थी, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद इस पे काफी ध्यान दिया गया और इसके जितने भी यूनिट थे सबको बढ़ाया गया। तो अब यहाँ से कितना मेगावाट जनरेट होता है ये तो कहना मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन पहले से काफी अच्छा है। पहले से जितना होता था उससे ज्यादा ही अब हो रहा है। बताएं कुछ और। ये वाली जो सड़क आप देख रहे हैं, ये दरभंगा को कनेक्ट करती है। हाँ, तो मुजफ्फरपुर से अगर आप चलते हैं तो दरभंगा जाने के लिए इधर से भी आ सकते हैं। 2 रूट है। एक सीधा अगर आप चले जाएंगे तो 0 माइल होते हुए आप दरभंगा जाएंगे, और अगर आप मोतिहारी वाले रूट में आ जाते हैं तो थोड़ी दूर चलने के बाद एक दाएं रास्ता जाता है जो सीधा आपको वही मतलब 0 माइल का जो आगे का रास्ता उसी में जाके कनेक्ट कर देगा। तो इधर से भी आप आ सकते हैं, शहर के जाम से आप बच सकते हैं। तो जो भी 4 व्हीलर है वो इधर से ही जाती है, क्योंकि जाना आसान होता है। और आप ये व्यू देख सकते हैं कितना शानदार, वेल मेंटेन रखा गया डिवाइडर को। डिवाइडर आप देखेंगे नॉन एंडिंग, मतलब अनएंडिंग यहाँ पे प्लांट्स लगाए गए हैं, और सभी प्लांट्स को देखिए कितनी अच्छे से प्रूनिंग की गई है कि सब लगभग एक जैसे इक्वल खड़े हैं। अच्छा, देखा गया कि ज्यादातर जो हाईवे पे लगा हुआ पौधा है वो कनेल का फूल है। ऐसा क्यों? कनाल का फूल की जो लाइफ है ये ज्यादा होती है, बहुत लंबे समय तक चलता है। अच्छा। और घना बड़ा पेड़ होता है। अच्छा, और फूल भी खूबसूरत है। हाँ। इसकी प्रूनिंग आसान होती है, और ये बड़ा छायेदार पेड़ के रूप में
ये डेवलप हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि रात में जो सामने से जो गाड़ी आती है उसके लाइट को भी ये रोकता है, तो ड्राइवर को कार चलाने में या गाड़ी चलाने में आसानी होती है, दिक्कत नहीं आती है। ये बिहार का पहला 4-वे लेन था जो हमें लगता है आज से 15 साल पहले बनकर तैयार हुआ था। काफी मेंटेन्ड है, बहुत अच्छा है। इसमें इस रूट में गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है। हाँ, और एक्सीडेंट का खतरा बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पे 4-वे लेन है। जी, 4 लेन है तो ओवरटेक करने में कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ, हाँ, सभी एक रूट में जा रहे होते हैं, हाँ। तो एक्सीडेंट यहाँ पे ना के बराबर होता है। और अब तो बिहार में देख रहे हैं कि रोड की बहार आ गई है, बहुत सारा 4-वे और ये क्या कहते हैं उसे, पटना से पूर्णिया एक रूट निकल रहा है जिसको एक्सप्रेसवे कहेंगे। एक्सप्रेसवे बनेगा, उसका भी काम चल रहा है। फिर जैसा कि हमने अपने ब्लॉग में दिखलाया था, दरभंगा समस्तीपुर ताजपुर से लेकर बख्तियारपुर तक 4-वे लेन अभी जस्ट नया कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसका भी उद्घाटन नहीं हो पाया है। किस वजह से नहीं हुआ ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई है। हालांकि ताजपुर चौक से लेकर चकलाल शाह तक अभी 4 लेन बना है, तो ऐसा नहीं कि हमारी वीडियो को देख के आप लोग पटना जाने के लिए उस रूट को पकड़ लेंगे, तो फिर दिक्कत ये होगी कि ताजपुर चौक से चकलाल शाह तक मतलब 16 किलोमीटर तक ही 4 लेन है। बाकी आगे पुल का काम चल रहा है तो उसमें टाइम लगेगा। तो जब तक पूरा बख्तियारपुर तक कंप्लीट रोड नहीं हो जाए तब तक आप उस रूट में नहीं जाए। जी आप बताइए सर। ये जो ग्रिल आप देख रहे हैं, ये डिवाइडर के ऊपर में जो ग्रिल है ना, ये सेफ्टी के लिहाज से बहुत अच्छा है। क्या सेफ्टी है इसमें? ये सेफ्टी क्या है कि जानवर वगैरह को इस पार से उस पार जाने से रोकता है। अच्छा। और यहाँ पर के जो लोकल बाशिंदा है, आप जानते हैं कि कितने ट्रैफिक रूल से अवेयर हैं, तो वो अचानक से क्रॉसिंग करने लग जाते हैं सड़क को। तो ये जो बैरियर है ग्रिल का, ये सेफ्टी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। वरना कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस सड़क को अब क्रॉस नहीं कर पाती है। जी। और खास करके 4 लेन पे तो ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि गाड़ी स्पीड में होती है। अगर नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल आएगी, या 4 लेन का कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो फिर मिलते हैं आगे।